दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से काइजू नंबर 8 के मांगा की बात करने वाले हैं। काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर हम पहले भी कई सारी वीडियोस डाल चुके हैं एंड उन सारी वीडियोस के अंदर हम इसके मांगा के टोटल 37 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और इसीलिए इस वाली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 37 की आगे की स्टोरी को जानेंगे। लेकिन अभी भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वाली वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी जरूर देख लेना, ताकि आप सबको काइजू नंबर 8 के मांगा की पूरी स्टोरी पता लग जाए। बाकी इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना। वीडियो पर 2000 लाइक्स का एम है और ये एम काफी छोटा है एंड मैं जानता हूँ कि जिस तरह से आपने पुरानी वीडियोस के ऊपर 2000 लाइक्स पूरे कर दिए हैं, आप बिल्कुल वैसे ही इस वाली वीडियो पर भी 2000 लाइक्स के एम को पूरा कर देंगे। तो इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। एंड अगर आप ये दोनों काम कर चुके हैं तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काइजू नंबर 8 के मांगा की पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अपने सारे साथियों को बचाने के लिए काफका काइजू नंबर 8 बन जाता है और फिर उसके बाद ही वो सबको बचा तो लेता है, लेकिन तभी कमांडर मीना उसे अरेस्ट करके डिफेंस फोर्सेस को सौंप देती है। जिसके बाद डिफेंस फोर्सेस की मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया जाता है कि काफका को यानी कि काइजू नंबर 8 को मार देना चाहिए एंड उसे मारकर उसके ऑर्गन से वेपन्स बनाने चाहिए। लेकिन डिफेंस फोर्सेस के हेड यानी कि चीफ शिनोमिया इस बात का फैसला करते हैं कि वो काइजू नंबर 8 को यानी कि काफका को एक मौका देंगे एंड उसकी पावर्स को टेस्ट करने के साथ साथ वो इस बात का भी पता लगाएंगे कि क्या काफका असलियत में एक मॉन्स्टर है या फिर अभी भी उसके अंदर ह्यूमैनिटी बाकी है। एंड फिर इसके लिए चीफ शिनोमिया काफका से फाइट करते हैं और फाइट में उस पर बहुत जोरदार अटैक्स करते हैं। लेकिन चीफ शिनोमिया के अटैक्स की वजह से काफका की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और काफका की मर्जी के बिना भी काइजू नंबर 8 की बॉडी चीफ शिनोमिया के ऊपर अटैक्स करती है। और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब काइजू नंबर 8 चीफ शिनोमिया को मारने वाला होता है, लेकिन उससे ठीक पहले काफका अपने कोर पर ही अटैक कर लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है और वो जमीन पर ढेर हो जाता है। लेकिन ऐसा करके काफका इस बात को साबित कर देता है कि वो असलियत में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान है। अब आगे चैप्टर नंबर 38 के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि अपने कोर पर अटैक करने की वजह से काफका घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो जाता है एंड अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही काफका को कई सारे ट्रुप मेंबर्स घेर लेते हैं और वो सबके सब काफका के ऊपर वेपन तान देते हैं। ये देखकर चीफ शिनोमिया बोलता है, सभी अपने हथियार पीछे कर लो। नारुमी, मैंने तुमसे बैकअप के लिए नहीं बोला था, मुझे इस मदद की कोई जरूरत नहीं है। इसके अगले पल हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जो की होता है डिफेंस फोर्सेज के फर्स्ट यूनिट का कमांडर एंड इसका नाम है जैन नारुमी। अब यहाँ पर आप सभी इसका नाम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप ये नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर इसका नाम जैन ओकोनोगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये असल में मांगा की एक मिस्टेक है, क्योंकि एक्चुअल में इसका नाम जैन नारुमी है और इसके आगे चलकर भी इसे हमेशा जैन नारुमी ही बुलाया जाएगा। और ये कैरेक्टर डिफेंस फोर्सेस के फर्स्ट यूनिट का कमांडर है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मीना शिरो 3rd डिवीजन की कमांडर है। नारुमी काफका को टारगेट करने के बाद ही चीफ कमांडर से कहता है, सर आपको फाइट करते हुए देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज आप मरने के इरादे से आए हैं। लेकिन नारुमी की इस बात को सुनकर चीफ शिनोमिया कहता है, पागलों जैसी बात मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने जितना सोचा था ये काइजू नंबर 8 उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला और इसीलिए इस फाइट के अंदर इसने मेरी ऐसी हालत कर दी। इसके बाद ही चीफ शिनोमिया अपने वायरलेस के जरिए मेडिकल यूनिट से बात करता है और वो मेडिकल यूनिट को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि वो जल्दी से आकर काइजू नंबर 8 को उठाकर ले जाए, क्योंकि उसका कोर बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और इसीलिए अभी उसे इलाज की सख्त जरूरत है। इसके बाद ही चीफ शिनोमिया काफका को घूरने लगते हैं और वो शांत बैठकर सिर्फ काफका को देखते रहते हैं। ये देखकर नारुमी उनसे पूछता है कि अब वो आगे काइजू नंबर 8 के साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि चीफ शिनोमिया इस बात का कोई जवाब नहीं देते एंड वो काफका को देखते रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा अगले सीन में आते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे सीनियर ऑफिसर्स एक बार फिर से मीटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पर ही चीफ शिनोमिया सबके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि वो काइजू नंबर 8 को मारेंगे नहीं, बल्कि वो उसे जिंदा रखेंगे एंड उसे जिंदा रखकर ही अपनी मिलिट्री पावर के तौर पर यूज करेंगे। चीफ शिनोमिया के इस प्रस्ताव को सुनकर काफी सारे मेंबर्स इस बात से डिसएग्री करते हैं एंड वो चीफ से कहते हैं कि एक जिंदा मॉन्स्टर को मिलिट्री के अंदर यूज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करना उन सबके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि जैसे ये बात चीफ शिनोमिया सुनते हैं, वैसे वो अपनी मेमोरीज के अंदर काफका की कई भी बातों को याद करते हैं, यानी कि वही बातें जिस टाइम पर काफका ने उनसे कहा था कि वो मॉन्स्टर नंबर 8 नहीं है बल्कि वो काफका ही बीनो है। और इसीलिए उन बातों को याद करते हुए चीफ शिनोमिया इस बात को अनाउंस करते हैं कि उनका ये मानना है कि काइजू नंबर 8 कंट्रोल के अंदर है। इसके आगे चीफ शिनोमिया बताते हैं कि वैसे भी काइजू नंबर 8 कई महीनों से डिफेंस फोर्सेस के अंदर ही है एंड वो डिवीजन 3 के अंदर रहकर कई सारे मिशंस भी कर चुका है और अब तक यही देखा गया है कि डिफेंस फोर्सेस के रहने के दौरान उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके आगे वो बताते हैं कि काइजू नंबर 8 को मारना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर वो लोग काइजू नंबर 8 को मार दें एंड उसके ऑर्गन से वेपन्स को क्रिएट भी कर लें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वेपन्स पावरफुल होंगे। और इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता
सकता है कि काइजू नंबर 8 के ऑर्गन से जो वेपन्स को क्रिएट किया जाएगा उन वेपन्स को और सूट को कोई यूज ही ना कर पाए। और हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा काइजू नंबर 6 के साथ हो चुका है, क्योंकि हमने काइजू नंबर 6 के ऑर्गन से जिन वेपन्स को क्रिएट किया है उन वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए किसी में कैपेबिलिटी नहीं है, और इसीलिए काइजू नंबर 8 को मारना भी हमारे लिए रिस्की हो सकता है। इसके आगे चीफ शिनोमिया सबसे कहता है कि अभी के टाइम पर हालात और खराब हो चुके हैं, और बीते दिनों के अंदर जिस तरह से पावरफुल मेगा मॉन्स्टर्स को देखा गया है उनके खिलाफ हमारे ट्रूप मेंबर्स की पावर्स काफी कम पड़ती दिखाई दी गई है, और इसीलिए ऐसे पावरफुल मेगा मॉन्स्टर्स के सामने हम काइजू नंबर 8 की पावर्स को यूज कर सकते हैं। और वैसे भी आप सबको तो याद ही होगा कि आज से ठीक 10 साल पहले जब काइजू नंबर 6 अपीयर हुआ था तो उसने यहाँ कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी, और उस टाइम पर काइजू नंबर 6 को रोकना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसीलिए काइजू नंबर 6 से लड़ते टाइम हमने न सिर्फ अपने 200 ट्रूप मेंबर्स को खो दिया था, बल्कि उसके साथ ही हमारे 3 कमांडर्स भी मारे गए थे। चीफ शिनोमिया की इन बातों को सुनते ही वाइस चीफ कहता है, हाँ चीफ, हमें वो बातें याद है, और हम ये भी जानते हैं कि उसी टाइम पर आपकी वाइफ की भी मौत हुई थी। इसके आगे चीफ शिनोमिया सबको बताता है कि आज के टाइम पर पूरे जापान देश में सिर्फ 30 ऐसे ट्रूप मेंबर्स हैं जो कि किसी पावरफुल मेगा मॉन्स्टर से फाइट करने में कैपेबल हैं। लेकिन अगर वही बात आए बिना किसी वेपन के फाइट करने की, तो तब तो हमारे पास 10 भी ऐसे ट्रूप मेंबर्स नहीं है जो कि किसी मेगा काइजू से हैंड टू हैंड कॉम्बैट की फाइट कर सके। लेकिन इसके भी ऊपर जब बात हो काइजू नंबर 6, काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 जैसे टाइटन से लड़ने की, तो ऐसे नंबर वाले काइजू से फाइट करना सिर्फ गिनती भर ट्रूप मेंबर्स के बस की बात है। बाकी उनके अलावा कोई भी इतना कैपेबल नहीं है जो कि ऐसे काइजू से फाइट कर सके, और इसीलिए मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर हमारा देश बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन ऐसे टाइम पर अगर हम काइजू नंबर 8 की पावर्स को इस्तेमाल कर पाए तो हम उन सारे काइजू से लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर चीफ शिनोमिया के सारे पॉइंट्स बहुत वैलिड होते हैं और वो बहुत हद तक अपनी बातों पर सही भी होते हैं, लेकिन तब भी हम ये देखते हैं कि कई सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि अभी भी चीफ शिनोमिया को अपोज करते हैं, एंड वो चीफ शिनोमिया से कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन तब भी हम काइजू नंबर 8 को मिलिट्री में इस्तेमाल करने के खिलाफ ही रहेंगे। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा काफका को देखते हैं, जिसे इस टाइम पर एक स्पेशल कंटेनर के अंदर कैद करके रखा गया होता है। लेकिन इस तरीके से काफका को ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा होता है। यहाँ पर ही काफका अपनी मेमोरीज के अंदर मीना के बारे में सोच रहा होता है, एंड उसे अपने सामने मीना की बचपन की यादें दिख रही होती है, जिस टाइम पर मीना उसके सामने रो रही होती है। यहाँ पर काफका देखता है कि मीना रो रही है, और वो यहाँ पर इसीलिए रो रही होती है क्योंकि मीना की फ्रेंड मीको की डेथ हो जाती है और उसे मारने वाला एक काइजू होता है। और इसलिए काफका खुद को यहाँ पर याद करते हुए सोच रहा होता है कि जिस मॉन्स्टर की वजह से मीना रो रही है वो ऐसे मॉन्स्टर को कभी माफ नहीं कर सकता। और इसके साथ ही काफका ये भी सोच रहा होता है कि अगर किसी दिन उसकी बॉडी और उसका दिमाग किसी मॉन्स्टर का बन गया तो एक ऐसा मॉन्स्टर बनने की बजाय वो मरना पसंद करेगा। हालांकि इसके बाद ही काफका की आंखें खुलती है एंड वो इस बात को नोटिस करता है कि वो इस टाइम पर हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है। काफका खुद से सवाल करते हुए बोलता है, क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन फिर तभी काफका को आवाज सुनाई देती है, जो आवाज काफका से कहती है, तो तुम्हें होश आ गया। ये आवाज चीफ शिनोमिया की होती है, जो कि इस टाइम पर काफका के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर काफका डर जाता है और वो उनका नाम लेने लगता है, चीफ शिनोमिया आप। लेकिन ये देखकर चीफ शिनोमिया काफका से कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। ये सुनकर ही काफका अपना सर पकड़ लेता है एंड वो धीरे से कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है चीफ कि आपको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अगर मेरे हाथों आपको कुछ हो जाता तो मैं कीकोरू को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाता। हालांकि ये बात सुनकर चीफ शिनोमिया कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही काफका चीफ से कहता है, सर आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, आपने मुझे मारा नहीं, इसका मतलब आप मानते हैं कि मैं एक ह्यूमन हूँ, और क्या मैं फिर से डिफेंस फोर्सेस के अंदर काम कर सकता हूँ? काफका की इन बातों को सुनकर चीफ उनसे कहते हैं, तुम जानते हो अगर तुम्हारे सीने में एक इंसानी दिल होता तो तुम मारे जाते, लेकिन तुम्हारे सीने में कोई दिल नहीं बल्कि कोर है, और इसका मतलब जानते हो तुम एक मॉन्स्टर हो। ये बात सुनकर काफका को शौक लगता है, लेकिन चीफ शिनोमिया अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं और वो काफका से कहते हैं, हालांकि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेशक से तुम एक काइजू हो, लेकिन तब भी तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हें मारा नहीं जा रहा है। हालांकि एक बात ध्यान से सुन लो काफका हिबिनो, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि तुम्हें मार दिया जाए, और इसीलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम उनके काम आ सकते हो। काफका यहाँ पर शौक होता है और वो ये सोचता है कि चीफ ने उसका नाम लिया है और उन्होंने उसे काफका हिबिनो के नाम से बुलाया, ना कि काइजू नंबर 8 के नाम से। लेकिन इसके साथ ही चीफ की बातों से काफका समझ आता है कि डिफेंस फोर्सेस वाले काफका को एक वेपन की तरह यूज करना चाहते हैं, ना कि किसी ट्रूप मेंबर की तरह। और इसीलिए चीफ की बातों को सुनकर काफका उनसे कहता है, सर आपके दिए हुए मौके का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कोई वेपन नहीं हूँ, बल्कि मैं उससे भी बढ़कर डिफेंस फोर्सेस का एक ट्रूप मेंबर हूँ। और फिर ये बोलने के बाद ही काफका और चीफ शिनोमिया दोनों एक दूसरे को भरोसे की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीफ शिनोमिया ने काफका के ऊपर भरोसा किया है और उसे एक मौका दिया है ताकि वो एक वेपन के जरिए डिफेंस फोर्सेस के काम आ सके। और वहीं पर काफका ने भी इस बात को ठान लिया है कि वो खुद को एक वेपन के तौर पे नहीं बल्कि एक ट्रूप मेंबर के तौर पे साबित करेगा, और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहकर ही डिफेंस फोर्सेस के काम आएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुनिताची सिटी के अंदर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को देखते हैं। यहाँ के 23वें फ्लोर के ऊपर हम ये देखते हैं कि इस अपार्टमेंट में काइजू नंबर 9 छुपा होता है, और यहाँ पर वो अपनी बॉडी के एक शेल से बाहर निकल जाता है एंड वो यहाँ पर खुद से कहता है कि अब मेरी बॉडी पूरी तरह से तैयार है, और इसीलिए वक्त आ गया है मॉन्स्टर्स की वो पावर हासिल करने का जो पावर अभी इंसानों के हाथ में जा चुकी है। अब इसके अगले सीन के अंदर हम कीकोरू को देखते हैं। कीकोरू को उसके फोन के ऊपर कमांडर मीना का मैसेज आता है, और मैसेज के जरिए कमांडर मीना कीकोरू को बताती है कि काफका को मारने के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है, जिसका मतलब काफका को जिंदा रखा जाएगा। और इसीलिए इस खबर को पढ़ते ही कीकोरू बहुत खुश हो जाती है। हालांकि इसके साथ ही कीकोरू उस टाइम को याद करती है जिस टाइम पर काफका बेकाबू हो गया था, और इसीलिए कीकोरू खुद से डिसाइड करती है कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, ताकि अगर अगली बार उसे काफका को रोकने की जरूरत पड़े तो वो उसे अपनी ताकत से रोक सके। इसके अगले पल ही कीकोरू के पास एक आदमी आता है जो कि कीकोरू से कहता है,
ट्रूप मेंबर शिनोमिया, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। असल में ये आदमी फर्स्ट यूनिट का वाइस कमांडर होता है जिसका नाम होता है एजी हासेगावा, और वो यहाँ पर किकोरू से कहता है कि वो उसे यहाँ से कमांडर के रूम तक ले जाएगा। इसके बाद किकोरू उसके साथ जाने लगती है। रास्ते में ही वो फर्स्ट यूनिट का वाइस कमांडर यानी कि एजी हासेगावा किकोरू से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी कमांडर मीना शिरो ने बताई दिया होगा कि तुम्हारी यूनिट के सारे मेंबर्स को भी दूसरे यूनिट्स में डाला गया है, और वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बात सुनकर किकोरू कहती है, जी हाँ सर, मैं इस बात को जानती हूँ। यहीं पर किकोरू अपने मन में सोचती है कि फर्स्ट यूनिट सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है और इस यूनिट के मेंबर्स को सबसे पावरफुल माना जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक इकलौती ऐसी यूनिट है जिसके बारे में सिर्फ जापान के लोगों को नहीं बल्कि अमेरिका के लोगों को ही पता है, और इसीलिए ये यूनिट मेरे स्किल्स को निखारने के लिए परफेक्ट है। इसके बाद वाइस कैप्टन एजी हासेगावा किकोरू को फर्स्ट यूनिट के कमांडर के गेट तक ले आता है एंड वो गेट को खटखटाता है। इसी टाइम पर किकोरू सोचती है कि वो इस टाइम पर जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट के कमांडर से मिलने जा रही है और इसीलिए वो उनसे सब कुछ सीखेगी। अगले पल वाइस कमांडर उसे अंदर ले आता है एंड वो उसे फर्स्ट यूनिट के कमांडर से मिलवाता है, और मिलवाकर वो किकोरू से कहता है कि ये फर्स्ट यूनिट के कमांडर है जिनका नाम है जेन नारुमी। लेकिन अंदर आते ही किकोरू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखती है कि फर्स्ट यूनिट का कमांडर अपने रूम में गेम खेल रहा है। उसके रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर सिंसियरिटी बिल्कुल भी नहीं है, और किकोरू को देखने में वो किसी भी एंगल से फर्स्ट यूनिट का कमांडर नहीं लगता है। कमांडर को इस हालत में देखकर वाइस कैप्टन भी किकोरू से कहता है कि मुझे जरा 1 मिनट देना, और फिर ये बोलकर वो सीधा कमांडर को लात मारता है जिससे कमांडर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कमांडर नारुमी वाइस कैप्टन से कहता है, अबे ये क्या कर रहा है। जो सुनकर वाइस कैप्टन नारुमी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि 2 बजे से पहले अपने रूम को साफ कर लेना। लेकिन यहाँ पर नारुमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता एंड वो वाइस कैप्टन से कहता है कि वो रूम साफ करे या ना करे वो उसकी मर्जी है। बट ये सुनकर वाइस कैप्टन उसे एक और लात मारता है। दूसरी लात खाने के बाद कमांडर नारुमी वाइस कैप्टन से कहता है, सुन बे, ये मेरा रूम है, इसे साफ करूं या ना करूं वो तेरी दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है, और अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तू मेरा रूम साफ कर दे। हालांकि इन सारे सीन्स के बाद ही हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन कमांडर नारुमी को गुद्दी पकड़ के उठा लेता है और वो उसे उठाकर सीधा किकोरू के पास लाता है, और वो किकोरू से कहता है कि यही कमांडर नारुमी है। अब उसे देखकर किकोरू को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बोले, और वो इसीलिए क्योंकि किकोरू ने जैसा एक्सपेक्ट किया था कमांडर नारुमी बिल्कुल भी वैसा नहीं है। लेकिन तभी किकोरू अपने मन में सोचती है कि चाहे कमांडर नारुमी उसे कैसे भी लग रहे हो लेकिन वो उसके सीनियर ऑफिसर है और इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट करना उसका कर्तव्य बनता है। और फिर इसीलिए ये सोचते हुए किकोरू ने सल्यूट करती है एंड वो कमांडर नारुमी को बताती है कि उसका नाम किकोरू शिनोमिया है और वो 3rd डिवीजन से है, और अब से वो उसके यूनिट के अंदर काम करेगी और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। ये सुनकर कमांडर नारुमी किकोरू से कहता है, सुनो किकोरू, मुझे इन सारी फॉर्मेलिटीज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। लेकिन हाँ, वो चीज मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बारे में तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। अब इसके अगले सीन के अंदर हमें पता लगता है कि समुद्री रास्ते से एक बड़े से काइजू ने अटैक कर दिया है और इसीलिए फर्स्ट यूनिट उसे रोकने के लिए जा रही है। ये बड़ा सा मॉन्स्टर टोक्यो शहर पर हमला कर रहा है, लेकिन टोक्यो शहर में घुसने से पहले फर्स्ट डिवीजन वहां पर पहुंच जाती है एंड वो अपने बड़े बड़े वेपन से उस काइजू पर अटैक कर देते हैं। किकोरू जब ये सब देखती है तब वो चौंक जाती है और वो ये देखने लगती है कि फर्स्ट यूनिट के मेंबर्स बहुत पावरफुल है। इसके साथ ही वो अपने मन में ये भी सोचती है कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की पावर्स 40% से भी ऊपर है, और जिस तरह से ये लोग काइजू से फाइट कर रहे हैं वो देखना तो सच में कमाल है। हालांकि तभी हम ये देखते हैं कि किकोरू के पीछे कैप्टन नारुमी है जो कि किकोरू से कहता है, तो किकोरू शिनोमिया, अपने जाने का वक्त हो चुका है, और हाँ शिनोमिया, मुझे तुमसे मैनर्स, डिग्निटी, इज्जत और सम्मान ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर ये बोलने के बाद ही कमांडर नारुमी अपने वेपन को लेकर सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे कूदता है और अपने एक ही बड़े से डिस्ट्रक्टिबल और पावरफुल अटैक से उस काइजू को मार देता है। और कमांडर नारुमी ने मॉन्स्टर पर जो अटैक किया होता है उस अटैक की वजह से मॉन्स्टर की बॉडी के सारे पार्ट्स फटकर बिखर जाते हैं, और इधर कमांडर नारुमी उस काइजू को मारकर जमीन पर बैठ जाता है और बड़े रिलैक्स होकर वो किकोरू से कहता है, किकोरू शिनोमिया, मुझे तुमसे जो चीज चाहिए वो है तुम्हारे स्किल्स को निखारना, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्किल्स को बेहतर करो, और इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम कमांडर नारुमी और किकोरू को साथ में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर कमांडर नारुमी अखबार पढ़ रहा होता है और अखबार पढ़ के वो जोर से चिल्लाते हुए किकोरू से कहता है कि इस अखबार में मेरी तो छोटी सी फोटो है और कमांडर मीना की बड़ी सी फोटो है। मैंने उस बड़े से काइजू को मारा, फिर भी मेरी इतनी सी छोटी फोटो, और इन अखबार वालों ने कमांडर मीना की इतनी बड़ी फोटो छापी है। अखबार देख के तो ऐसा लग रहा है कि उस मॉन्स्टर को मैंने नहीं बल्कि कमांडर मीना नहीं मारा है। और ये सब बोल बोलकर कमांडर नारुमी काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है। उसे देखकर किकोरू ये सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या कर रहा है। लेकिन इसके बाद ही कमांडर नारुमी का फोन बजता है, बट वो अपना फोन पिक नहीं करता है, और उसीलिए ये देखकर किकोरू से कहती है कि सर आपका फोन बज रहा है, सो प्लीज फोन उठा लीजिए। लेकिन कमांडर नारुमी उससे कहता है कि ये कॉल उसे मीटिंग में बुलाने के लिए की जा रही है और वो उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो मीटिंग बहुत बोरिंग होगी और उस मीटिंग में चीफ शिनोमिया और हासेगावा होंगे, और इसीलिए वहां जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कमांडर नारुमी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से हासेगावा आता है एंड वाइस कैप्टन हासेगावा उसे लात मार के उछाल देता है और फिर वो उसके कान पकड़ के उसे खींचकर ले जाने लगता है। ये देखकर कमांडर नारुमी हासेगावा से कहता है, क्या यार मीटिंग में जाना इतना जरूरी है क्या? जो सुनकर वाइस कैप्टन हासेगावा उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, मीटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ये मीटिंग मॉन्स्टर नंबर 8 के ऊपर है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा काफका को देखते हैं। काफका इस टाइम पर हॉस्पिटल में होता है और वो पुशअप्स मार रहा होता है, और पुशअप्स मारते हुए वो सोच रहा होता है कि अब टोटल 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसे कुछ भी करने का कोई मौका नहीं मिला है। यहीं पर ही काफका को चीफ शिनोमिया की बातें याद आती है जिन्होंने उससे कहा होता है कि डिफेंस फोर्सेस के काम आओ, और उसीलिए वो सोचकर काफका खुद से कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा और वो हर वो काम करेगा जो चीफ शिनोमिया उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी करूंगा। अब इतने में हम ये देखते हैं कि काफका के रूम का गेट खुलता है और कई सारे ट्रुप मेंबर्स
वहाँ पर आते हैं और वो काफका से कहते हैं काइजू नंबर 8 हमारे साथ चलो। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि काफका फर्स्ट यूनिट के कमांडर नारुमी के बगल में खड़ा होता है और वो दोनों उस टाइम पर चीफ शिनोमिया के सामने होते हैं। कमांडर नारुमी को देखकर काफका समझ आता है कि वो फर्स्ट यूनिट का कमांडर है, बट यहीं पर ही चीफ शिनोमिया काफका से कहते हैं काफका हिबिनो मैं तुम्हें फर्स्ट यूनिट के अंदर डाल रहा हूँ। ये सुनकर काफका थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन चीफ शिनोमिया उसके आगे बताते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पावरफुल ट्रूप मेंबर्स हैं और इसीलिए अगर वो फर्स्ट यूनिट के अंदर काइजू नंबर 8 की मॉन्स्टर्स पावर को मिला देंगे तो उसके बाद से फर्स्ट यूनिट पूरे इतिहास की अब तक की सबसे पावरफुल यूनिट बन जाएगी एंड फर्स्ट यूनिट के ट्रूप मेंबर्स पूरे जापान देश के सबसे पावरफुल फाइटर्स होंगे। और वैसे भी जिस तरह के मॉन्स्टर्स हमें दिखते आ रहे हैं वैसे मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए हमें एक ऐसी पावरफुल यूनिट की जरूरत है। सो इसीलिए काफका हिबिनो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, इसीलिए अपनी ताकत दिखाओ और अपने आप को साबित करो। ये बात सुनकर काफका एग्री करता है और वो चीफ शिनोमिया से कहता है हाँ बिल्कुल सर मैं करूंगा इसे। लेकिन इसके तुरंत बाद ही हम ये देखते हैं कि कमांडर नारुमी चीफ शिनोमिया से कहता है नहीं सर मुझे इस काइजू नंबर 8 की अपने यूनिट के अंदर जरूरत नहीं है, अपने यूनिट को पावरफुल बनाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और फिर ये बोलने के बाद ही कमांडर नारुमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चीफ शिनोमिया उसे रोकते हैं और रोकते हुए कहते हैं कि अब हमारे बीच बहुत ही पावरफुल और अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स हैं। काइजू नंबर 9 एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि इंसान में बदल सकता है और इसीलिए इस टाइम पर वो कहाँ छुपा है इस बारे में कोई भी नहीं जानता है। और वहीं पर काइजू नंबर 10 एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने कई सारे दूसरे मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया और हमारे एक बेस पर अटैक कर दिया। सो इसीलिए एक बात तो क्लियर है कि अब हमारा जैसे मॉन्स्टर से सामना हो रहा है वो पहले के मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है और अब क्योंकि मॉन्स्टर्स पावरफुल और एडवांस हो रहे हैं इसीलिए हमें भी एडवांस होना होगा। और इसीलिए कमांडर नारुमी ये टाइम खुद पर घमंड करने का नहीं है बल्कि मॉन्स्टर्स की तरह खुद को भी इवॉल्व और एडवांस करने का टाइम है। ये बात सुनकर सारे खड़े लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इन बातों के बाद भी कमांडर नारुमी चीफ शिनोमिया से कहता है ओके सर अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है ना तो आप एक काम करिए इस काइजू नंबर 8 को मार दीजिए और हाँ इसे मारने के बाद इसके ऑर्गन से जो वेपन्स बनेंगे ना आप मुझे वो दे दीजिएगा क्योंकि वो वेपन्स मेरे ज्यादा काम आएंगे। कमांडर नारुमी की इस बात को सुनकर भी सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी काफका कमांडर नारुमी से कहता है कमांडर नारुमी मैं इस तरह से मर नहीं सकता, अभी मुझे बहुत कुछ करना है और इसीलिए जब तक मैं अपने कामों को पूरा न कर लूं तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं मरने वाला। और फिर ये बोलकर काफका सल्यूट करता है और सल्यूट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है सर मैं हूँ काफका हिबिनो और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके यूनिट में रहकर आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। लेकिन ये बात सुनकर भी कमांडर नारुमी उससे कहता है तुम क्या सोचते हो और क्या करना चाहते हो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो अपनी पावर्स दिखाओ और खुद को साबित करो। और हाँ एक बात अच्छे से याद रखना अगर मेरे सामने तुम कभी भी बेकाबू हुए तो मैं तुम्हें उसी टाइम पर मार दूंगा और फिर मैं तुम्हारे ऑर्गन से अपना सूट बनाऊंगा। और फिर ये बोलकर कमांडर नारुमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन काफका इन सारी बातों को सुनकर उन्हें पीछे से सल्यूट करता है और उन्हें जोर से थैंक यू कहता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा टोक्यो शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शहर के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर काफी भूकंप आने लगता है और टोक्यो शहर के जो लोग होते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर अचानक से इतने सारे भूकंप क्यों आ रहे हैं। इसके बाद ही हमें टोक्यो शहर का शिनागावा वार्ड दिखाया जाता है जो कि टोक्यो शहर का एक स्पेशल एरिया है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जमीन पर एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है और ये होल बहुत ही बड़ा होता है। एक आदमी कोने से इस होल को देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया है। लेकिन अगले पल वो ये देखता है कि उस होल के अंदर उसे कई सारी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखती है और इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि वहाँ अंदर से बहुत बड़ी बड़ी चींटी जैसी मॉन्स्टर्स निकलती हैं, यानी कि एंट मॉन्स्टर्स। एंड वो इतने सारे होते हैं कि वो वहाँ से निकलकर पूरे शहर में फैल जाते हैं। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कीकोरू को देखते हैं जो कि अपने यूनिट के अंदर अपनी मॉर्निंग की ट्रेनिंग को खत्म कर लेती है। इसके बाद कीकोरू सीधा कमांडर नारुमी के पास जाती है और उनके गेट को खटखटाते हुए वो उनसे कहती है कमांडर गेट खोलिए, आज आपने मुझसे बोला था कि आप मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगले पल कीकोरू गेट खोलती है और गेट खोलते वो ये देखती है कि कमांडर नारुमी उसके सामने झुक रहा है। ये देखकर कीकोरू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगले पल कमांडर नारुमी कीकोरू से कहता है शिनोमिया अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे याद था कि मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट से मेरी सैलरी गायब हो गई है और अब मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा है। पता नहीं पैसे कहाँ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगले पल कीकोरू ये देखती है कि कमांडर नारुमी के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पार्सल्स होते हैं, जो देखकर कीकोरू ये समझ आती है कि कमांडर नारुमी ने उन पार्सल्स को खरीदने में अपनी सारी सैलरी खत्म कर दी है। ये देखकर कीकोरू गुस्सा हो जाती है एंड वो गुस्से में आकर कमांडर नारुमी से कहती है सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से अपने जूनियर से कैसे पैसे मांग सकते हैं। पर इस पर कमांडर नारुमी उससे कहता है यार प्लीज थोड़े पैसे दे दे यार, बहुत जरूरत है। लेकिन इस पर कीकोरू जवाब देते हुए कहती है चुप हो जाइए और मेरी ट्रेनिंग करवाइए। लेकिन अगले पल उन दोनों के पास फर्स्ट यूनिट का वाइस कैप्टन आता है और वो उन दोनों को बताता है कि इमरजेंसी आ चुकी है और टोक्यो शहर में बहुत सारे काइजूस ने अटैक कर दिया है, इसीलिए उन लोगों को मिशन पर जाना होगा। ये सुनकर कमांडर नारुमी और कीकोरू दोनों तैयार हो जाते हैं एंड फिर उनकी पूरी फर्स्ट यूनिट अपने मिशन पर निकल जाती है। इधर टोक्यो शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि उन सारे बड़े बड़े एंट लाइक मॉन्स्टर्स ने शहर में अफरा तफरी मचा दी है और वो सब तरफ इंसानों को मार रहे हैं और डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस हेलीकॉप्टर के जरिए शहर वालों को बचाने पहुंच चुकी है, लेकिन मॉन्स्टर्स के आगे पुलिस भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहीं पर ही हम दो छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि इस टाइम पर काइजू से बचने के लिए गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। यहीं पर ही जो छोटी बच्ची होती है वो अपने बड़े भाई से कहती है ब्रदर मुझे इन काइजू से बहुत डर लग रहा है। लेकिन उसका बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से कहता है चिंता मत करो, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नारुमी यहाँ पर आते ही होंगे और वो जैसे यहाँ पर आएंगे वो इन सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में मार देंगे। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ लेता है एंड वो सीधा उन दोनों को खाने वाला होता है कि तभी हम ये देखते हैं कि कमांडर नारुमी उस मॉन्स्टर के ऊपर जोरदार अटैक करता है एंड एक ही अटैक से उसे खत्म कर देता है। कमांडर नारुमी को देखकर वो छोटा बच्चा जोर से चिल्लाते हुए कहता है नारुमी, लेकिन उसकी बात सुनकर कमांडर नारुमी उससे कहता है बच्चे यहाँ से सीधा घर जाओ
और हाँ, एक कमांडर को नाम से बुलाते हो, इसकी तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी। इसीलिए घर जाने के साथ ही अपनी मॉम का फोन लेना और सोशल मीडिया के ऊपर 10 बार ये पोस्ट करना कि कमांडर नारुमी बहुत कूल है। सुन लिया, अब जल्दी जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो बच्चे बड़े खुश होते हैं और वो ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि कमांडर नारुमी वायरलेस के जरिए अपने पूरी यूनिट से कॉन्टेक्ट करता है और सभी से अपनी अपनी पोजीशन की रिपोर्ट लेता है। एंड फिर उसके बाद कमांडर नारुमी सबसे कहता है कि उन सबको सबसे पहले इस जगह को खाली करना होगा और सारे सिविलियंस को सेफ जगह पर पहुंचाना होगा और फिर उसके बाद ही उन सबको काइजूस को ठिकाने लगाना होगा। और फिर कमांडर की बातें सुनकर सारा यूनिट अपने अपने काम पर निकल जाता है। इसके तुरंत बाद ही कमांडर नारुमी कीकोरू और काफका से कहता है, कीकोरू, शिनोमिया और काइजू नंबर 8 दोनों तैयार हो जाओ और तुम्हारे सामने जो भी काइजू आए उसे खत्म कर दो। और वैसे भी हमने शहर को खाली कर दिया है, इसीलिए तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सीधा जाओ और काइजूस को खत्म करो और तुम दोनों मुझे रिजल्ट दो। कमांडर की बातें सुनकर कीकोरू और काफका दोनों तैयार हो जाते हैं और काफका अपने मन में चीफ शिनोमिया की बातें याद करते हुए सोचता है कि चीफ ने मुझे एक मौका दिया है और इसीलिए मुझे चीफ शिनोमिया की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कीकोरू काफी सारे काइजूस के सामने आ जाती है और इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कमांडर नारुमी प्लाटून लीडर शिनोनोमी को कहता है कि वो यहाँ से जाकर सीधा कीकोरू शिनोमिया की हेल्प करें और उसके साथ मिलकर काइजूस को मारे। इधर कीकोरू एक एक करके काइजूस को मारना स्टार्ट कर देती है और हम ये देखते हैं कि वो अपने सिंगल अटैक से ही काइजूस को खत्म करने लगती है। इसके बाद हमें देखते हैं कि कीकोरू और उसके बाकी सारे साथी काइजूस को मारने लगते हैं एंड वो सब बड़े आराम से काइजूस को हिट करके उसे खत्म करने लगते हैं। कीकोरू की परफॉर्मेंस को देखकर कमांडर नारुमी वाइस कैप्टन हासेगावा से वायरलेस के जरिए कहता है, क्या बात है हासेगावा, कीकोरू तो बहुत कमाल की है और उसकी स्किल्स को देखकर तो लगता ही नहीं कि वो फर्स्ट ईयर की है। कमांडर नारुमी की बात को सुनकर हासेगावा कहता है, हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मुझे तो ये भी लगता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आप भी इतने पावरफुल नहीं थे। क्यों, है ना सर, यही बात है ना। ये बात सुनकर कमांडर नारुमी को बुरा लगता है, लेकिन इसके आगे वो हासेगावा से कहता है कि हम जिन सारे एंड काइजूस से फाइट कर रहे हैं वो नॉर्मली सरफेस पर कभी नहीं आते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर हमेशा अंडरग्राउंड में रहते हैं और यहाँ तक कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये एंड जैसे दिखने वाले काइजूस सरफेस पर आए हों। इसीलिए कुछ तो यहाँ पर बहुत अजीब हो रहा है। मेरे ख्याल से कुछ वैसा ही है जैसा कि 3rd डिवीजन के साथ हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भी काफी सारे फ्लाइंग काइजूस को किसी एक मॉन्स्टर ने कंट्रोल करके बुलाया था और इसीलिए हो ना हो यहाँ पर भी कोई ऐसा काइजू है जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है और मेरे ख्याल से वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने भी वाला है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा काफका को देखते हैं जो कि इस टाइम पर काइजूस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन यहीं पर ही हमें पता लगता है कि डिफेंस फोर्सेस के टेम्पररी बेस हेडक्वार्टर्स के अंदर इस टाइम पर चीफ शिनोमिया और बाकी सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और वो सब के सब इस टाइम पर काफका को मॉनिटर कर रहे हैं। यहीं पर एक सीनियर ऑफिसर कहता है, चलो अब देखते हैं कि काइजू नंबर 8 की पावर्स क्या है और वो किस तरह से काइजू से निपटता है। इतना फिर से काफका को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा काइजू आ जाता है और इसीलिए काफका अपनी आधी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और सीधा उससे लड़ने चला जाता है। काफका अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और उस काइजू के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन काफका के इस पावरफुल पंच से भी उस काइजू को कुछ भी नहीं होता है और ये देखकर काफका के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अगले पर वो काइजू काफका पर अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से काफका दूर जाकर गिरता है। इधर फिर से हम हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जहाँ पर वाइस चीफ सबसे कहता है, आखिर क्या बात है, ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ फिर से काफका को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने मन में सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसकी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल हट गया था और इसीलिए वो नहीं चाहता कि ऐसा फिर से हो। लेकिन इसके अगले पल वो एंट काइजू काफका के ऊपर एक जोरदार एसिड अटैक करता है, लेकिन काफका किसी तरह से उस अटैक से बच जाता है। अब ये देखकर काफका को गुस्सा आता है और इसीलिए वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इधर हेडक्वार्टर्स के अंदर ऑफिसर्स को काफका की रीडिंग मिलती है और इसीलिए वो सारे सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं कि काफका के पास से बहुत ही हाई रीडिंग आ रही है, जिसका मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि काफका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता कि उससे पहले वो एंट काइजू काफका पर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से काफका काफी दूर जाकर गिरता है। काफका अपनी हालत देखकर चौंक जाता है और वो खुद से चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर क्यों मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। इधर हेडक्वार्टर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें भी ये पता लगता है कि काइजू नंबर 8 ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो ये देखते हैं कि उन्हें आसपास से बहुत ही पावरफुल रीडिंग मिल रही है, जिसका मतलब उस इलाके में एक और पावरफुल काइजू आ चुका है। वो कहते हैं कि शायद से काइजू होंजू है या शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल। लेकिन अगले पल में हेडक्वार्टर्स के अंदर उन्हें पता लगता है कि वो काइजू और कहीं नहीं बल्कि काफका के ठीक नीचे है और वो बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि काफका जहाँ पर खड़ा होता है वो जमीन टूटने लगती है और फिर अगले पल वहाँ से एक और काइजू बाहर निकलता है, लेकिन ये वाला काइजू सबसे अलग होता है क्योंकि ये होता है काइजू नंबर 9, जिसने कि इस टाइम पर एक एंट काइजू के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लिया होता है। ये देखकर कमांडर नारुमी और बाकी सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन यहीं पर कमांडर नारुमी कहता है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काइजू नंबर 8 के पीछे आया है। तो दोस्तों आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर काफका अपने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है और आखिरकार यहाँ पर काइजू नंबर 9 कैसे आ गया है। क्या आप काइजू नंबर 9 काफका को मार देगा या फिर अभी भी काफका किसी तरह से काइजू नंबर 9 से खुद को बचा लेगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर काइजू नंबर 9 का इरादा क्या है और आखिर क्यों इस बार वो काफका के पीछे पड़ा है। तो दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक, एंड वो है हमारा चैनल एनिमेवर्स। सो इसीलिए इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर काइजू नंबर 8 के मांगा की अगली वीडियो जरूर देखना। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी जरूर करना। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस अवेलेबल है, इसीलिए अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप जाकर उन सारी वीडियोस को भी जरूर देखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।